बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं उनसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जहांगीर खान तरीन, वो भी उसके बाद नाअहल हुए और दोनों की नाअहली के हवाले से मुल्क के अंदर काफ़ी देर तक ये बहस मुबासा जारी रहा कि ये नाअहली 5 साल के लिए होनी चाहिए या ताउम्र नाअहली हो सकती है। 62-63 पर भी इस मुल्क के अंदर बड़ी बहस की गई कि आइन की इन दफ़ात के तहत इंसानी हकूक़ जो है उनकी भी पामाली होती है और किसी फ़र्द को जो है सारी उम्र के लिए नाअहल नहीं किया जा सकता। आज इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर हो गया है, तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी या ख़त्म हो जाएगी या उस तरफ पेशबंदी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उन्हें भी सारी उम्र के लिए नाअहल किया गया था। लेकिन अगर 5 साल की मुद्दत का तयन कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद हो जाता है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ भी उनकी नाअहली नहीं रहेगी और बाकी लोग भी जो 62-63 के तहत नाअहल करार पाए हैं सारी उम्र के लिए, उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान अपनी जगह पे अब भी मौजूद है, लेकिन साथ साथ जो मुआशी बहरान है उसके भी ताने बाने कहीं जाकर मिलते हैं हुकूमत की पॉलिसियों से। कहीं लगता यह है कि हुकूमत को अपने अंदर से ही मुश्किलात का सामना है, जिसका आज वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इजहार भी किया कि इसहाक डार की टांगें खींची जा रही हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो बड़े बुलंद बांग दावे करके आए थे, वो आज तक जो है मईशत के हवाले से कोई बड़े फैसले करने में क्यों कामयाब ना हो सके। IMF के साथ बातचीत की मरला शुरू हुआ, कहा गया कि IMF से मामला तय पाएंगे, लेकिन वो भी तय ना पा सके। लेकिन आज कुछ थोड़ी सी रवैया नरम दिखाई देता है हुकूमत का IMF के हवाले से उस तकरीर के मुकाबले में जो कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना की तरफ से की गई थी। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुल्क के मारूफ कानूनदान साबिक़ अटारनी जनरल पाकिस्तान जनाब इरफ़ान कादर साहब। इरफ़ान कादर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इरफ़ान कादर साहब, इस बात की ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाए और सेनेट से मंजूरी के बाद क्या ये अब समझा जा सकता है कि ये उस तरफ सफ़र का आगाज़ है जिसमें 62-63 के तहत सारी उम्र की नाअहली होती है? देखें, ये एक गलत फैसला दे दिया था उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने और एक ऐसी चीज लिख दी ताहयात नाअहली वाली जो कि आइन में लिखी नहीं है। तो ये इन्होंने लेजिस्लेशन कर दी खुद ही। हालांकि लेजिस्लेशन का इख्तियार पार्लिमान को है। अब पार्लिमान ने वजाहत कर दी है कि नाअहली जो है ताहयात नहीं हो सकती क्योंकि आइन में ये नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए ये एक वजाती कानून है और ये कानून हमेशा से यही था कि उसमें कोई नाअहली है ही नहीं ताहयात। तो इससे उसको क्लैरिफाई हो गया है और अब तमाम जजेस जो हैं वो पाबंद हैं कि वो पार्लिमान के कानून के आगे बिल्कुल अपने आप को उसके ताबे कर दे। इरफान साहब, क्या ये बिल अब कौमी असम्बली से भी मंजूर करवाना पड़ेगा, फिर इसके बाद सदर पाकिस्तान के पास ये एक्ट जाएगा? क्या तरीकाकार क्या होगा? बिल्कुल वो प्रोसेस जो है वो पूरा होगा कि अगर सेनेट से ओरिजिनेट हुआ है तो फिर वो कौमी असेंबली की भी कंकरेंस चाहिए। अगर कौमी असेंबली से होता है तो फिर सेनेट की कंकरेंस चाहिए और फिर सदर के पास जाता है। वो तो एक तरीका कार वो पूरा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या ये माजी के केसेस हैं, ये माजी के फैसले हैं, उनके ऊपर आज की कानून साजी का इतलाक हो सकता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखें, वो जो माजी के फैसले थे वो गलत थे और मैं कितनी देर से कई सालों लेकिन ये जज साहब तो इसमें बहुत ताखीर कर रहे थे और इनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से अब इसको वो रिविजिट करें। वो इतने सारे गलत फैसले। तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जजेस ने यानी पार्लिमान ने उनकी मुश्किल को आसान कर दी है, बजाय इसके कि वो बहुत सारा वक्त अब इस पे लगाते। पार्लिमान ने अब कानून बना दिया, क्लियर कर दिया। तो इन अ वे ये कोर्ट्स के लिए भी अच्छा है कि वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे। अब एटलीस्ट वो कंट्रोवर्सी जो है उसको एक इट हैज बीन सेट टू रेस्ट, यानी वो कंट्रोवर्सी अब एक किस्म की खत्म कर दी है पार्लिमान की के फैसले ने। जी, इरफान साहब, वज़ीर कानून ने जो आज कहा है कि जहां आइन खामोश था बस वहीं तरमीम कर दी गई है। आइन तो बहुत सारे मामलात में खामोश है। देखें, यहाँ पे मैं समझता हूँ वज़ीर कानून अगर ये कहते कि
एक ऐसी चीज अदालत ने की जो आइन में नहीं थी और हमने उसकी वजाहत कर दी है, तो उनकी जो और भी ज्यादा क्लैरिटी से ये चीज जो है वो लोगों को समझ आ जाती। बहरकैफ वजीर कानून ने एक अपने अंदाज में बात की है, मैंने उन्हीं की तायीद करते हुए और ज्यादा इसको क्लियर कर दिया। लेकिन इरफान साहब, सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जिसे नाअहल समझा गया कि वो किसी भी हुकूमती ओहदे के लिए नाअहल है, 5 साल बाद ये कैसे तयीन हो सकता है कि जी अब वो नाअहल नहीं रहे, अब वो अहलियत उनकी दुरुस्त करार पाती है? इबहाम लगता है आपको इसमें? नहीं, इस पे कोई उभाम नहीं है, क्योंकि उभाम तो पैदा कर दिया गया ना एक गलत चीज करके, रीराइट की गई कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि रीराइट की गई और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा ही नहीं है कि आप किसी को नाअहल करेंगे ताहयात, तो वो उभाम बल्कि दूर हो गया, पहले उभाम क्रिएट कर दिया गया। यानी इबहाम तो ये ना कि एक शख्स सादिक और अमीन नहीं है, आज नहीं है, तो फिर ये कैसे तसव्वुर किया जाए कि वो 2 साल बाद सादिक और अमीन होगा या 5 साल बाद सादिक और अमीन होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मसलन अगर किसी शख्स के बारे में पता चले कि जिंदगी में उसने कभी एक झूठ बोला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो परपेचुअली झूठा हो गया और आप हमेशा के लिए उसको कह दें। सादिक और ऑनेस्ट और अमीन का लफ्ज है आइन में, सादिक का भी नहीं है, ऑनेस्ट का लिखा हुआ है, ऑनेस्ट और अमीन। और ये जो ट्रेड्स थे, ये सादिक और अमीन का जो लक़ब था, ये तो नबी करीम के लिए था कि भाई एक नबी जो है वो इतना वो प्योर होते हैं कि उनमें तो कोई एरर हो ही नहीं सकता। लेकिन इंसान तो उस मेयार पे पूरे नहीं उतरते, इसीलिए आज़ाद अदलिया के आने से पहले कभी भी किसी अदालत ने इस पे फैसला जात इस तरह के नहीं दिए। वो जब से ये आज़ाद अदलिया आई और उन्होंने इस किस्म के फैसले देने शुरू किए, तो उससे बहुत कन्फ्यूजन फैला। वो कन्फ्यूजन शुक्र है कि वो, बल्कि वो 5 साल की नाअहली भी जो है इस तरह की बातों पे, वो भी मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। हाँ इरफान साहब, एक इम्प्रेशन है ये कि ये हुकूमत जब से आई है अपने लिए जो है ये रास्ते तलाश कर रही है अपनी नाअहली के हवाले से, अपने मुकदमात के हवाले से, तो क्या ये तासर मज़ीद जो है वो गहरा नहीं हो जाएगा कि हुकूमत सारी कानून साजी भी कर रही है अपने लिए, अपने रहनुमाओं के लिए? अगर मुकदमात की बात की जाए, वहाँ रिलीफ भी अगर लिया जा रहा है, नैब के अगर कवानीन में तरमीम की जा रही है, तो मकसद ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो उसका फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि इन जो नए कवानीन जो 2 बनाए गए हैं, उसमें कोशिश इस बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया जाए, ना कि एक फर्द वाहिद को मजीद मजबूत कर दिया जाए। क्योंकि जब से ये आज़ाद अदलिया आई थी इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली से, तो जजेस ने कहना शुरू कर दिया था कि इफ्तिखार चौधरी हमारे कमांडर हैं और हम उनके सिपाही हैं। हालांकि आइन में एक जूनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस जब फैसला होता है तो दोनों का वजन एक बराबर होता है। वहां पे हर एक का एक वोट काउंट होता है। ये नहीं होता कि चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए और अपनी मर्जी से फिर जिस मर्जी को रखे, जिस मर्जी को निकाल दे। अब आपको याद होगा कि पीसीओ जजेस जो थे 12, जब इफ्तिखार चौधरी साहब रिस्टोर होते हैं तो 12-13 पीसीओ जजेस इकट्ठे मिल गए, अपनी मर्जी का बेंच बनाया और उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस ज्यादा, जिन्होंने के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे ओथ उठाए थे, और ये जजेस वो थे जिन्होंने के एक इनके अपने कहने के मुताबिक एक डिक्टेटर के इन्होंने एक डिक्टेटर के पीसीओ के नीचे ओथ उठाए थे। इन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बना के उन 13 को 14 को बल्कि निकाल दिया। यानी कभी दुनिया में नहीं हुआ। और फिर वर्ल्ड ऑर्डर पास किया क्योंकि उनको किसी को सुना भी नहीं गया। तो ये चीजें हो रही थी कि इतनी उखाड़ पछाड़ हो रही थी कि अपनी मर्जी के बेंचेस बना के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे हुई और दबा के हुई। पार्लियामान को भी कमजोर कर दिया गया, इंतजामिया को भी कमजोर कर दिया गया, वज़ीर आज़म को निकालना शुरू कर दिया मर्जी के बेंचेस के साथ। तो इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया है कि कोई फर्द वाहिद अपनी मर्जी के बेंचेस बना के अपने ही ब्रदर जजेस को ना निकालना शुरू कर दे। ये तो पार्लियामान तो बाद में आती है, अपने ब्रदर जजेस को इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा जरूरी था कि ये इस तरह के कानून बनते। इससे सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ है और एक चीफ जस्टिस की जो अना है उसको तोड़ा गया। इरफान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक रहनुमाई चाहेंगे कि अदलिया के हवाले से आइन कहता है कि जो है वो तौहीन, जो अदालत का कानून भी कहता है कि अदलिया की तौहीन नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई रेफरेंस दायर होता है किसी जज के ख़िलाफ़, किसी सर्विंग जज के ख़िलाफ़,
और वो रेफरेंस के मंदरजात भी सामने आते हैं और रेफरेंस फाइल हो जाता है, सबमिट हो जाता है, क्या उसकी न्यूज़ कैरी की जा सकती है कि फलां जज के खिलाफ ये रेफरेंस दायर कर दिया गया? न सिर्फ के कैरी की जा सकती है बल्कि कैरी होनी चाहिए, ताकि जजेस को पता हो कि वो भी एहतसाब से मुबर्रा नहीं है। और एहतसाब सिर्फ मिसकॉन्डक्ट का ही नहीं होगा, एहतसाब उन फेलों का भी होगा जो उन्होंने किए हैं, जहां पे कि करप्शन का आंसर मिलता है, और वो भी अगर कोई सच बात लिखता है तो उसमें भी तौहीन अदालत नहीं है। और तौहीन अदालत का भी आपको बता दूं खुल के कि ये जो 2003 का कानून जो इन्होंने खुद ही बना लिया है कि ये कानून जो है ये इसके तहत हम प्रोसीड कर सकते हैं, ये कानून 3-4 दफा रिपील हुआ और आखिरी दफा 2012 के एक्ट ने इसको रिपील कर दिया था। और आइन में लिखा है जब एक कानून रिपील हो जाता है तो वो रिवाइव नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको रिवाइव भी कर दिया है गलत फैसले के तहत। हालांकि आइन के 264 में लिखा है कि वो रिवाइव नहीं हो सकता, और इन्होंने 264 की खिलाफ वर्जी की। और पार्लियामान को चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इस कानून को खुद ही रद्द कर दें और कहें कि ये कानून, उसका भी वजाती कानून मैं समझता हूँ फौरन आना चाहिए, ताकि ये जो इस तरह से तौहीन अदालत जो के डरावा दे दे के पाकिस्तान में अदलिया को भी, बल्कि इन वे मैं समझता हूँ कमजोर किया जा रहा है, बल्कि रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया जा रहा है। और ये सच जो है उसका रास्ता आप नहीं रोक सकते इस तरह के तौहीन के नोटिस दे के। इरफान कादर साहब, 62-63 का जो इतलाक है उसके बारे में तो ये तरामीम आ गई, इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम है, क्या उससे भी आइन से निकालने का कोई प्रोसीजर शुरू किया जा सकता है? हुकूमत इस पर भी गौर कर रही है? मेरा ख्याल है वो जब नेक्स्ट पार्लियामान आएगी तो दो चीजें क्लियर होंगी। वो एक तो पार्लियामान जो है ना उसमें वो 62-63 में और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी। अब मैं इस पे काफी पुरुम्मीद हूँ। और दूसरा ये होगा कि अदलिया की तश्कील नौ होगी कि मौजूदा जजेस जो हैं इनमें से जो अच्छे जजेस हैं उनको रिटेन किया जाएगा, और जिनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हुई थी थ्रू जुडिशल कमीशन और वहाँ पे अप टू द मार्क भी नहीं थे, तो उनको जो है उनकी जगह नई तैनातियाँ होंगी आने वाले दिनों में। और ये मैं काफी पुरुम्मीद हूँ इस चीज पे, और इंशाल्लाह इस तरफ अच्छी पेशरफ्त होगी और बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी मुल्क के मारूफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की, IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात की, और चीन से $1 अरब जिसकी नवीद सुना दी गई कि सोमवार तक ये $1 अरब जो पाकिस्तान ने कर्जे वापस किए थे अब दोबारा पाकिस्तान को $1 अरब मिल जाएंगे। क्या ये मईशत की बहाली के लिए एक नया संग मील है? और इसके साथ साथ IMF के हवाले से जो एक सख्त रवैया था इसाक डार साहब का, उसमें अब कदरे नरमी होती हुई दिखाई देती है। IMF के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, और क्या IMF के साथ बातचीत मुकम्मल किए बगैर, IMF की इमदाद मिले बगैर पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिल सकता है या नहीं? इस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। पुरान एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ माहिर इक़्तिसादियात साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब। सलमान शाह साहब, मुल्क की मईशत पर हर तरफ से सवालात पूछे जा रहे हैं, बेहतर कब होगी, कैसे होगी? आज भी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल हो रहे हैं, IMF प्रोग्राम ना मिला तो फिर होगा क्या? ये सवाल भी आवाम जो है हर रोज़ पूछती है। दूसरा अहम सवाल, क्या पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाएगा? ये भी लोगों को खदशात हैं कि कहीं पाकिस्तान डिफ़ाल्ट ना कर जाए। अगर डिफ़ाल्ट होता है तो आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। IMF के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है जिसका जवाब आपसे चाहेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या IMF के साथ जो हमारी बातचीत है वो रुकी कहाँ पे हुई है? हुकूमत कुछ कहती है, तज़ियाकार कुछ कहते हैं, कभी कहा जाता है कि हम IMF के सामने खड़े हो गए हैं, कभी बड़ी लचक का मुजाहरा देखने में आता है। देखिए, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात तकरीबन अब पिछले कई सालों से हो रहे हैं, और उनके 3 बेसिक जो हैं कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान मुकम्मल करने में नाकाम हो जाता है। नंबर 1, ये आपको पता है, आपने तो कई हज़ारों प्रोग्राम इसके ऊपर किए हुए हैं कि IMF कहता है कि जी आपने अगर कोई अखराजात करने हैं सूद के अलावा, जी,
तो वो सारे अखराजात जो हैं आपने रेवेन्यू दिखाना है कि आपके पास रेवेन्यू है कि नहीं, और आपका रेवेन्यू अखराजात से ज्यादा होना चाहिए, 5% ऑफ जीडीपी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ताकि आप थोड़ा सा पैसा बचे और कर्जों को भी आप कुछ सर्विस कर सकें। तो पहली शर्त तो उनकी ये है। अब इस शर्त को हम मुकम्मल करने में हमें बहुत दुश्वारी हो रही है। ठीक। दूसरी शर्त है उनकी कि जी आप एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट का होना चाहिए, एक ही मार्केट का रेट होना चाहिए। ये नहीं है कि 10,000 रेट हैं, जिसको हवाले में कुछ और है, पेशावर में कुछ और है, लाहौर में कुछ और है, कराची में कुछ और है। तो ये एक रेट होना चाहिए, वो भी हम करने में नाकाम है। तीसरी बात वो ये करते हैं कि जितनी आपके मुल्क में अफरात ज़र है, जितनी इन्फ्लेशन है, और आगे चल के जितनी आप इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स, खातेदारों को रेट्स जो आप देंगे वो कम से कम इन्फ्लेशन से थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन ठीक। वो भी हम मुकम्मल नहीं कर रहे। सो टेक्निकली हम जितनी भी उनकी हैं कंडीशंस वो पूरी नहीं कर रहे। चौथी एक कंडीशन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपके पास जो शॉर्टेज है डॉलर्स की, जी जी। वो पूरी करें, क्योंकि आपने बहुत से कर्जे वापस भी करने हैं, उन पे सूद भी देना है, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी फाइनेंस करना है। तो वो आप बताएं कि आपके पास वो डॉलर्स कहाँ पे आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन सा दोस्त ममालिक आपको दे रहा है, कौन रोल ओवर करेगा, ये सारी डिटेल्स दें। तो वो भी हम करने में नाकाम हुए हैं। अब मसला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि हमने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, जी जी। आईएमएफ कहता है कि नहीं जी आपने कोई शर्त पूरी नहीं की, तो इसी तरह काम चल रहा है। अब मसला अब जो जी जी। पाकिस्तान की इकोनॉमी का है कि वो हमारे कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और हम एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो उसके लिए हमें डॉलर्स बहुत बेशुमार चाहिए, क्योंकि हमारी बिजली भी डॉलर्स में है, तेल भी डॉलर्स में है, खुर्दनी तेल भी डॉलर्स में है, खाने पीने की चीज़ें भी डॉलर्स में आती हैं, तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए वो भी डॉलर्स में है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें कुछ वक्त दरकार है कि हम अपनी इकोनॉमी को बदल सकें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकें। लेकिन ये वक्त तो उसके लिए काफ़ी दरकार ज़रूरी होगा है डॉक्टर साहब। जी, उसके लिए, जी जी। बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले आप खसारे जो हैं उनको तो रोकें। उनको रोकने के बाद फिर आपको सारी रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो इकोनॉमी की हम सुनते रहते हैं वो करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ये आईएमएफ के साथ मायदा ना करना, उससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान हो सकता है। इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि आपके घर को आग लगी हुई है और आप कहते हैं कि नहीं मैं फायर ब्रिगेड नहीं बुलाऊंगा, मैं म्यूनसिपल कमेटी वालों से पानी के 2 टैंकर मंगा के ठीक कर लूंगा सारा कुछ। तो जी। ये नहीं हो सकता। ये आपके लिए आपकी जो घर की आग है उसको बुझाना फायर ब्रिगेड का काम है, उनको कि कैसे ये होगी और कैसे आपका घर बच सकता है। लेकिन डॉक्टर हमने साहब फायर ब्रिगेड को फारिग वजीर कर आजम दिया साहब और तो अपने, कहते हैं कि दुआ करें आईएमएफ से मुआहदा हो जाए। हुकूमत लगती है संजीदा मुआहदा करने में? देखें ये मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि इलेक्शंस में अगर जाना पड़े तो हम ये कह सकें कि देखें हमने आईएमएफ की बात नहीं मानी, हमने लोगों को रिलीफ दिया। लेकिन वो बड़ा मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म व्यू होना होगा, क्योंकि ये अगर आप आईएमएफ के साथ नहीं करेंगे और अगर आप वो जो है गिर गए आप, जिसको कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, अगर वो हम्टी डम्टी गिर गया, इकोनॉमी का हम्टी डम्टी गिर गया, तो फिर उसको वापस जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो आई डिफो थिंक कि हमें जी ये जी। इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। हमें अभी भी मौका है कि अगर हम आईएमएफ को ऑन बोर्ड कर लें जी जी। तो हम थोड़ी सी मुश्किल में तो आएंगे, लेकिन हम बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे। डिफॉल्ट का कितना तो खतरा आई है डॉक्टर थिंक, साहब? देखें ये तो अब दार साहब ने कहा है कि कोई खतरा नहीं, और मैं दुआ करता हूँ कि वो सही हों, क्योंकि उनको पता है कि उनके कहाँ से डॉलर्स वो ला के ये पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने बंदोबस्त कर लिया है,
लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं कि वो क्या बंदोबस्त है। तो हमें तो यही है कि अल्लाह करे कि उन्होंने कर लिया है बंदोबस्त, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अगर हो गया तो जैसे मैंने कहा कि हम्टी डम्टी को फिर वापस जोड़ना जो है वो फिर ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसको तोड़ने से बचाएं, इकोनॉमी को उस लेज के ऊपर से मत फेंकें, उसको रोकें, उसके रिवर्सल करें, अपनी इकोनॉमी को डिफ़ॉल्ट से बचाएं। अगर आप ये देखें कि डिफ़ॉल्ट अगर हो गया जी जी। तो इस वक्त जो हालात हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मसलन आपके जितने असासे बैरून मुल्क हैं उन पे लोग दावे कर देंगे, PIA के जहाज़ बंद हो जाएंगे, आपसे तजारत बंद हो जाएगी, आपका बैंकों का कोई बात नहीं सुनेगा, LCs किसी की नहीं खुलेंगी, कोई चीज़ इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। टोटल आपकी सप्लाई चेन ऑलरेडी डिसरप्टेड है, वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएंगी चीज़ें। तो डर आपको फिर जी जी। बहुत ही मुश्किल हालात में आगे जाना पड़ेगा। महंगाई जो है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी, लोग तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह होती है तो लोग तबाह होते हैं, उससे हमारे जितना निज़ाम है वो तबाह हो जाएगा। और यही देखा है कि जब इस किस्म के डिफ़ॉल्ट होते हैं तो कम से कम 15-20 साल के लिए तो आपकी छुट्टी हो जाती है। डॉक्टर तो साहब, आई थिंक इसका हमें सोचना भी जो चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, जो चीन से 1 अरब डॉलर मिल रहे हैं, मंडे तक कहा जा रहा है कि वो मिल जाएंगे, वो सपोर्टिव होंगे? इस वक्त तो जितने भी डॉलर्स आ जाएं तो वो सपोर्टिव होंगे, हमें तो बिल्कुल डॉलर्स की ज़रूरत है। और इस वक्त ये एक्चुअली डॉलर्स आएंगे तो मार्केट को कुछ तसल्ली होगी। सो आई थिंक ये जो है ना, अब दावों पे नहीं बात चलेगी, अब आपको एक्चुअली करके दिखाना पड़ेगा कि वो आपके रिजर्व्स के हैं, वो पैसा आ गया जी, और आप बता दें, उससे जो है ये बेयकीनी थोड़ी सी दूर होगी। सो लेट्स सी। उम्मीद तो मैं यही करूँगा कि हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो उसने कोई बंदोबस्त वगैरह किए हुए हैं, लेकिन उसने ये बंदोबस्त अभी शेयर नहीं किए मार्केट से कि वो क्या बंदोबस्त हैं और क्या उस पर कोई भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। चीन से आने वाली सो जो पैसे हैं डॉक्टर साहब, ये IMF के साथ जो बातचीत का अमल है, उसमें भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल दो चीज़ें हैं ना, हमारे जो इस वक्त बैरून मुल्क कर्जे हैं उनमें से तकरीबन 50 अरब डॉलर तो हमारे ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है। इस तरह के इदारे जो है ना, जो फाइनेंशियल निज़ाम का हिस्सा है वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम का। अब क्योंकि इनके कर्जे ऑलरेडी बड़े कंसेशनल रेट पे होते हैं तो इनको रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता। इनका जब भी ड्यू होता है तो वो आपको पूरा करना पड़ता है। अब इसमें आम तौर पे ये होता है कि अगर IMF प्रोग्राम आपका फ़ाल है तो ये जो अदारे हैं ये आपको और कर्जे दे देते हैं और पिछले कर्जे आपके पे हो जाते हैं और एक वो निज़ाम चलता रहता है। क्योंकि हमने IMF प्रोग्राम नहीं किया तो मल्टीलैटरल डेट जो है उसका डिफ़ॉल्ट जो है वो ज़्यादा उभर के सामने आ जाता है, वो बड़ा ख़तरनाक डिफ़ॉल्ट। दूसरी तरफ हमारा तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब चीन का और चीनी बैंक्स के कर्जे हैं और ये सारे कर्जे जो हैं अगले 2-3 साल में हमने वापस करने हैं और 5-10 अरब डॉलर हर साल उसके वापस होने हैं। अब इनके साथ भी अगर हम कोई नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। देखें ना, ये आपको एक ट्वीट करने से तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको तो बाकायदा एक पूरा डेट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिसके मुताबिक आप उनसे बातचीत करेंगे और वो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की मदद करने को तैयार होंगे। उनकी बिल्कुल भी ठीक। शर्त वैसे यही थी कि आप IMF प्रोग्राम करें तो फिर हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे। तो ठीक। वो भी अब हमें करने की ज़रूरत है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई पाकिस्तान की डेट स्ट्रेटजी है या नहीं है। उसके साथ साथ हम ये भी
डार साहब ने कहा है कि हमारे पास बेशुमार असासे हैं जिनको हम बेच के ये कर्जे अदा कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं ठीक है। आ रही कि वो कैसे बेचेंगे। आजकल के हालात में कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। सो बिल्कुल ठीक। बेसिकली आप अगर समराइज किया जाए तो इस वक्त बेयकीनी बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या होने जा रहा है ठीक। और कितने डॉलर्स की अरेंजमेंट हुई है और वो किन टर्म्स पे हुई है, यहाँ हुई नहीं है। तो बिल्कुल ये ठीक। आई थिंक अभाम जो हैं ये दूर करने पड़े। डॉक्टर सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ब्रेक की वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, कराची और पंजाब की सियासत की। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब, और उनके सामने कुछ सवालात रखेंगे। पहली सूरत हाल तो यह है, इस वक्त आज शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बार फिर सदर मुंतखब हो गए। अपने इस इंतखाब के बाद उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ये अमानत है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तहत ये इलेक्शन करवाने ज़रूरी थे, इसलिए ये इलेक्शन करवा दिए गए। मियाँ नवाज शरीफ जब वापस लौटेंगे, पार्टी की क़यादत उन्हीं के पास होगी, वही पार्टी को चलाएंगे। लेकिन साथ साथ जो इस पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर बिलखुसूस सियासी नक्शा है, वो कुछ इस किस्म का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में खबरें कुछ सामने आ रही हैं कि वो नाराज़ दिखाई देती है मुस्लिम लीग नवाज से। कुछ अरकान असम्बली और उम्मीदवारान जो कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने गिले शिकवे किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कहा कि पंजाब के अंदर हमारे काम नहीं हो रहे। क्या पंजाब की सियासत जो मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करती है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंजेस का सामना है? जहांगीर खान तरीन की पार्टी क्या किरदार अदा करेगी और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ये मरला कितना आसान होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। उसके बहुत से लोग, बहुत से रहनुमा हर रोज़ तकरीबन पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। कैंडिडेट्स का एक बड़ा मसला तहरीक इंसाफ को लाक हो सकता है कि इस वक्त जो बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं, और पार्टी के पास इस वक्त जो लीडरशिप है वो भी कहीं रोपोश हो चुकी है। इसलिए तहरीक इंसाफ सियासी मंजरनामे से कदरे पीछे है। मैदान में इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जहांगीर खान तरीन साहब की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इरफान आमिर साहब, ये बताइएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का कहा जा रहा था, वापस नहीं आए और बिलाखिर आज शहबाज शरीफ साहब को दोबारा पार्टी का सदर बनाना पड़ गया। ताखीर क्या लगती है आपको मियाँ नवाज शरीफ की वापसी में? मेरे ख्याल में जब तक तमाम खूंटे जो हैं उसके कहते हैं ना, उनके लिए उनको इत्मीनान नहीं हो जाता कि अब चीजें जो है वाकई उनके काबू में है। जैसे उनका एक पुराना मुतालबा था जो हम सुनते आ रहे थे कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड एक हद तक तो हो गई है कि वही कुछ हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा हो रहा है जो एक जमाने में नून लीग के साथ हुआ था, आज वो पीटीआई के साथ हो रहा है। और इमरान खान जो है साबिक वज़ीर आज़म, वो एक एट द ब्रिंक ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है। लोग अगर आप किसी से बात करें जो भी हैं कि जो भी 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद जो है वो पीटीआई और उसकी क़यादत के लिए जगह तंग से तंग होती जा रही है। और वो उस तरह की उनसे मेरे ख्याल में एक बड़ा ब्लंडर हुआ कि जिसके बाद बहुत सारी चीजें जो उनके हक में बज़ाहिर नजर आ रही थी वो उस तरह से नहीं है। और मैं नहीं समझता कि आने वाले 2-4 महीनों में या उसके बाद भी इतनी आसानी से चीजें उनके हक में दोबारा हो जाएंगी। तो फिर रह जाती है ले देकर स्टेटस को की पार्टीज, यानी कि पीडीएम की पार्टीज रह जाती है जो हुकूमत में शामिल है। अच्छा, उसमें जो आपने माफ कीजिएगा, उसमें जो आपने बात की तलखी की कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में, तो देखिए वो तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे और असेंबली डिसॉल्व होने के दिन करीब आएंगे तो इनमें खींचातानी तो होगी, और वो एक रिवायती हरीफ भी हैं। तो जब पीटीआई मंजरनामे से हट जाती है, पीटीआई इतनी कमजोर हो जाती है कि इन जमातों के लिए कोई थ्रेट नहीं रहेगा, खतरा नहीं रहेगा, तो फिर ये आपस में कोशिश करेंगे कि पावर पॉलिटिक्स में कौन अपने लिए ज्यादा जगह बनाए। तो समझ, लेकिन आपको आमिर साहब, आपको लगता नहीं ये खींचातानी इसलिए इसका आगाज हो चुका है कि कुछ अर्सा पहले खबरें थी कि पीपल्स पार्टी अब वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन फिर कुछ थोड़ा सा चेंजेस नज़र आई हमें कि लगता ही है कि अब मुस्लिम लीग नवाज़ शायद वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ रही है। वफाकी हुकूमत दोनों के माबैन दरार का एक सबब बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। कि उसकी वजह ये कि अगर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि जनाब इस मरतबा उनकी बारी होनी चाहिए, और जो जरदारी साहब ने देखे ना, जो उन्होंने पत्ते बिछाए हैं, सिंध उनके पास महफूज है, वहां पर उनको कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है।
बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि उनकी सीट्स होंगी, कुछ सरदार उनके साथ मिलेंगे। केपी में जो पीपल्स पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसको जरा सा दोबारा से खड़ा किया जा सकता है। रह गई साउथ पंजाब, साउथ पंजाब में अगर वो कुछ सीट ले लेते हैं, ठीक है ना, और सेंट्रल पंजाब में तो मुश्किल, बहुत ही मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर साउथ पंजाब में ले लेते हैं तो एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, उसके मुकाबले में आप ये देखिएगा कि अगर बाज लोग हमारे समझते हैं कि जी नून लीग को फ्री हैंड मिल जाएगा पंजाब में, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस वहां पर भी आप पीपल्स पार्टी जहां पर खड़ी होगी वहां पर आपके ख्याल में ये जो आईपीपी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगी। गो के भी तो बड़े मतलब है प्यार भरे अंदाज से चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ जिस तरह से होगा कि जिसके पास पंजाब होगा उसके पास वफाक नहीं होगा, जो कहा जा रहा है, और जिसके पास वफाक होगा उसके पास पंजाब नहीं होगा। गालिबन इस तरह की सूरत हाल हो और फिर दोबारा से एक मखलूत हुकूमत की बात हो, एक ब्रॉड बेस हुकूमत की बात हो, क्योंकि वो जरूरी भी है इसलिए कि पाकिस्तान को जिस किस्म के मुश्किल फैसले करने आने वाले महीनों में, वो बहुत मतलब है माशी एतबार से, फिर आपको पोलिटिकल आपको अपना चीजों को सेट करना होगा। आपको मतलब है अगर ये लोग रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आईनी रिफॉर्म करना चाहते हैं, माशी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, नुकसान में चलने वाले इदारों को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े पैमाने पे, तो उसके लिए ब्रॉड नेशनल कंसेंसस की जरूरत होगी। तो गालिबन चीजें उस तरफ जाएं तो जी 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 फरमाइए मलिक साहब। जी आमिर साहब, ये जो जरदारी साहब के डेरे थे लाहौर में, उससे तो लग रहा था जब शुरू में वो आए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बनेगी, बल्कि जहांगीर खान तरीन हों या इलेक्टेबल्स हों जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी में नहीं गए। क्या आप इसे मुस्लिम लीग नवाज की कामयाबी समझते हैं? ये बहुत सारी चीजें भी डिसाइड होनी है। देखिए, एक तो हमें मलिक साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर एक इस वक्त मलबूबा कहते हैं कि प्रो पीडीएम वोट बैंक है, ठीक है ना, एक एंटी पीडीएम वोट बैंक है। अब एंटी पीडीएम वोट बैंक को कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। प्रो पीडीएम तो हमें पता है कहाँ जाना है। उसके लिए क्या आईपीपी अपना किरदार अदा कर सकती है? मुझे जरा सा शक है, क्योंकि जो उनका नुक्ता आगाज है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। वो डिपेंड करेंगे इलेक्टेबल्स के ऊपर। अच्छा, उसी तरह पीपल्स पार्टी भी करेगी। जब बाज़ औक़ात हमारे ये भी होता है कि लोग इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। अभी आप देखें कोई बहुत बड़े नाम इकट्ठे नहीं आए हैं आईपीपी के अंदर। पीटीआई के वो चेहरे आए हैं कि जिनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अली दैदी की क्या कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये आप नाम लें इमरान इस्माइल साहब का या मौलवी महमूद साहब का, मैं कराची के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इनका कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाले लोग होंगे वो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट लड़ें, और जब फिर वो देखें कि जनाब अब कहाँ जाना चाहिए हमको, तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में हमारी यहाँ जो है ना एकदम हम अभी से प्रिडिक्ट करना शुरू करें कि ये अगला स्टेप होगा, उसके बाद ये होगा, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर होगा कि नया टेम्पलेट है, उसमें जो हमारे रिवायती सियासी किरदार हैं वो अपनी अपनी पोजीशन लेंगे, और इलेक्टेबल्स एक मरतबा फिर भरपूर किरदार अदा करेंगे। हो सकता है इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो सकता है आईपीपी के साथ हो, लेकिन अभी वो बांधना पसंद नहीं करेंगे अपने आप को। तो ये मेरे ख्याल में अभी सूरत हाल। जी 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 आमिर साहब, शहर कराची की सियासत से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। कराची के मेयर मुंतखब हो गए पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का सामना भी है कि जिस तरीके से मेयर का इंतखाब हुआ उससे बहरहाल जमहूरियत को या सियासत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन पीपल्स पार्टी कराची शहर लेने में कामयाब हो चुकी है। अब अगर मुस्तकबिल का नक्शा देखा जाए तो मुस्तकबिल के जो आम इंतखाबात हैं, पीपल्स पार्टी एज ले सकती है कराची के मेयर का इलेक्शन जीतने के बाद, या पीपल्स पार्टी को अब एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? जिस तरीके से कराची मेयर का इंतखाब हुआ उससे पीपल्स पार्टी अगरचे इलेक्शन तो ज़रूर जीती है, लेकिन अवामी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अब हमारी सियासत इस नहज पे चली गई है कि अवाम की बेचारे की कोई हैसियत है ही नहीं। अवाम का जो भी जज्बात हो, जो भी सेंटिमेंट हो, वो आपको बार बार नजर आता है। वो आपको कराची के भी मेयर के इलेक्शन में नजर आ रहा है कि अवाम कुछ भी कहते रहे, मेजोरिटी किसी के पास हो, हुकूमत इक़्तिदार किसी और के पास जा सकता है। तो ये चीज अब बड़े वो हो गई है। मैं ही समझता हूँ कि ये वाली जो इनकी फतह है, क्या मुर्जा वहाब साहब की, नौजवान आदमी है, बासलाहियत है, ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से, जिस मुतनाज़ा तरीके से वो जीते हैं ये इंतखाब, वो उनका बहुत दिनों तक पीछा करेगा, पीपल्स पार्टी का भी पीछा करेगा। और उसने बदकिस्मती देखे इस मुल्क की कि दुनिया भर में तजादात हल होते हैं, वहां पर कोई कंसेंसस पॉइंट आते हो, फिर आप किसी नए कंट्रडिक्शन पे जाते हैं। हमारी बदकिस्मती मलिक साहब ये कि हम उसी दायरे में बार बार घूम रहे हैं और उस गड्ढे को मजीद गहरा करते जा रहे हैं। अब हुआ ये है कि मतलब है कि आपने इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग तो नहीं जीत सके। अब यहाँ पर देखें, जमात इस्लामी को वो लोग भी मैं देख रहा हूँ कि हिमायत कर रहे हैं कि जो अपने आप को मतलब है बड़ा एंटी जमात कहा करते थे, क्योंकि जमात का आपको पता है ना कि उसका एक मखसूस एक मजहबी छाप है, दीनी छाप है। लेकिन मैं ऐसे बेशुमार कराचीइट्स को जानता हूँ जो प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं,
तो वो कह रहे हैं कि जनाब एक तरफ 192-93 वोट थे, एक तरफ 173 वोट थे, तो यहाँ पर कैसी जमहूरियत है कि 2 + 2 4 की जगह कभी 5 हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। तो एक सवाल है। और फिर ये भी सवाल है कि जो लोग पीटीआई के नहीं आए, हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल उनको इख्तलाफ हो कि हमें जमात को वोट नहीं डालना, लेकिन फिर वो कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका कहीं वो कहते हैं ना कि वो मिसिंग ब्लॉक ना बन जाता, लापता ब्लॉक ना बन जाता, वो फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बात करें ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनना चाहिए था। फॉरवर्ड ब्लॉक अभी तक तो पर्दे गैब में वो नहीं आए, तो ये बड़ा नुकसान हुआ है। मैं तो पीपल्स पार्टी को, और क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जहां जहां नशिस्तें ली हैं, जो आपका मेन स्ट्रीम कराची है वो इस बात पे ना लाए। फिर जो बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए, मुर्तज़ा वहाब के लिए, वो यकीनन इनको सूबाई हुकूमत की सपोर्ट होगी, ये कुछ काम कर सकेंगे। लेकिन कराची वालों का असल मसला ये कि क्या आप पार्टी पावर को डिवॉल्व करते नहीं करते, क्या आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को तोड़ते हैं, क्या आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तोड़ते हैं, क्या आप वो कहते हैं ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड शहरी हुकूमत को देते हैं, क्या सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड तोड़ते नहीं तोड़ते। ये तमाम फंक्शन जो है वो मेयर के तहत होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर ये काम नहीं करते और आप कहते हैं कि जो हम बस चला देंगे, जो भी कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा के 15 साल आपकी हुकूमत रही और उसके बाद आपने बहुत ही मतलब है बकदश के बुलबुल थोड़ा सा काम करके दिखाया, तो लोगों को पता है। और ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ शहरी सिंध बुरे हालत में, देही सिंध की भी बहुत बुरी हालत है। अब बदकिस्मती इस सूबे की है कि यहाँ पर कोई मुतबादिल उभर के नहीं आ रहा। एमक्यूएम क्या करेगी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एमक्यूएम पे भी वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि एमक्यूएम एक बड़ी स्टेक होल्डर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कराची की बड़ी स्टेक होल्डर, फ्यूचर क्या होगा इस मेयर के इंतखाबात के बाद? देखिए, मुत्तहिदा जो है वो सियासत करना चाह रही है कि वो इक़्तिदार में भी रहे और वो अपोजिशन के भी मजे ले, ठीक है ना। ये अच्छा वो किस तरह से कि वो एक तरफ कहते हैं कि जी हम तो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, ठीक है ना, और वफाक में यहाँ पर हम हिज़्ब इख्तिलाफ में, लेकिन कराची वालों को ये यकीन नहीं आ रहा, जो बहुत सारे उनके नकाद हैं, वो समझते हैं कि जनाब आप पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी हैं और आप किसी श्योरिटी की वजह से आपने पीटीआई का साथ छोड़ा था जब इनके साथ आए थे। आज 14 महीने हो गए, जो भी वादे आपको लिख के दिए गए थे उसमें से तो एक भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। आपको गिना भी गलत गया, आपकी मतलब हल्का बंदियां भी गलत हुई। ये जो मेयर के इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, हल्का बंदियां गलत हुई, कानून साजी दौरान इलेक्शन हो रही है। आप सोचिए दुनिया में कहाँ होता है कि आप जो है रूल्स ऑफ द गेम ड्यूरिंग द इलेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर यकीनन उनको तनकीद का सामना है। लेकिन यकीनन ये अच्छी बात हुई एमक्यूएम के लिए कि क्योंकि उस पाक से जमीन पार्टी मिल गई है, कुछ इख्तिलाफात कम हुए हैं, तो जरा से इनमें तवानाई पकड़ी है, जान पकड़ी है। लेकिन आप ये कहें कि ये दोबारा उसी जोबन पर आ जाएंगे जो माजी में हुआ करता था, वो मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। फिर पीटीआई का जो वोट बैंक है, पीटीआई ने नए तरह के वोटर्स को मोबिलाइज किया था। अब अगर वो मैदान में नहीं होंगे तो जरूरी नहीं कि वो निकल के वो किसको वोट देंगे, वो घर बैठ जाएंगे जो हमें होता है ना कि वो अपर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के लोग, तो वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो इसमें मलगूबा बनेगा, जिस तरह मुल्क में मलगूबा बन रहा है, पंजाब में मलगूबा बनेगा, कराची भी मलगूबा होगा कि कुछ सीटें पीपल्स पार्टी की जो देही कॉन्स्टिट्यूंसी है कराची की, वो उनकी होंगी, बिल्कुल होंगी। और उनके पास पूरा मतलब है निजाम उनके पास है, 15 साल से एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, तो उनको तो हराना बहुत मुश्किल है। वो एंट्रेंच्ड हो गए वो लोग तो, ठीक है ना। फिर जमात इस्लामी कोशिश करेगी, वो मतलब है बड़े डायनेमिक आदमी हाफिज नईम साहब, और मतलब है उनकी जो हार है, मतलब है बहुत सारे जो नॉन जमाती हैं वो भी अफसुर्दा हैं। और ये नहीं कि जो वहाब हैं वो कोई मतलब है कोई बड़े मनफी कैरेक्टर है, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन जिस तरह से जीते हैं उसकी वजह से वो कहते हैं ना चांद को गहन लग गया, तो वहां पर वो खराबी आ गई है, जिसको बहुत दिनों तक आप देखिएगा लोग तनकीद करते रहेंगे। मुझे अभी कल किसी प्रोग्राम में कहते कि जी वो ज़िया-उल-हक साहब के जमाने में अगवानी साहब का 3 वोट के जरिए यूं हो गया था, पीपल्स पार्टी को हरा दिया गया था। तो मैंने कहा था आज तो 3 की जगह 30 वोट हो गए, तो कोई अच्छी बात तो नहीं हुई। अगर उस जमाने में कोई गड़बड़ हुई थी तो आज उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्यों हम एक शरीफाना तरीके से जमहूरियत को क्यों नहीं चला पा रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में हम सबको कोशिश करनी चाहिए, कोई भी पार्टी जीते, अवामी नेशनल पार्टी जीते कराची से, यहाँ से कोई पार्टी जीते, जमात इस्लामी जीते, एमक्यूएम जीते, पीपल्स पार्टी जीते, मगर ईमानदारी से जीत रही। आमिर ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।